बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाई जाती है, फ़र्क की क्या वजूहात हैं, इसको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है इन दो लेक्चर्स में, लेक्चर 58, 59। इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसमें आप लेक्चर 58, 59 देख सकते हैं। अभी हम इसको मुख्तसरन देखेंगे। जब आप 3 कॉलम कैश बुक बना लेते हैं, 3 कॉलम कैश बुक, इसमें 2 कॉलम थे कैश और बैंक। जब आपने इसकी क्लोजिंग कर ली, महीना क्लोज हो गया, तो आपने बैलेंस निकाला। नॉर्मली इसका जो बैलेंस था वो क्रेडिट साइड पे आता था, यानी डेबिट बैलेंस होता था, कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस और बैंक का डेबिट बैलेंस। अब जो बैलेंस निकला है इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। कैश के बैलेंस को भी और बैंक के बैलेंस को भी, क्योंकि अकाउंटिंग में उस चीज़ को उस वक्त तक रिलायबल नहीं माना जाता जब तक उसको क्रॉस वेरीफाई ना कर लें। जो कैश है, कैश को हम वेरीफाई करते हैं फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस, यानी आपने कैश बुक बनाई, इसके मुताबिक बैलेंस निकाला। सपोज वो बैलेंस आया 10,000 रुपये। अब अगर आपके पास सेफ में या आपके पास भी 10,000 रुपये कैश मौजूद है, कैश इन सेफ, तो फिर इसका मतलब है ये आपने ट्रांजैक्शंस ठीक की, ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। यानी हमारी बुक भी कह रही है कि 10,000 रुपये बैलेंस होना चाहिए और हमारे सेफ में भी 10,000 ही पड़ा है, ओके। और इसमें इतना मसला भी नहीं है कि दोनों चीज़ें आपके पास हैं, बुक भी कैशियर के पास है और कैश भी कैशियर के पास है, दोनों चीज़ें वो टैली कर लेगा, ओके। बैंक में भी हमने बैलेंस को वेरीफाई करना है, तो ये बैलेंस जो है वेरीफाई किया जाता है बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक। यानी हम अपना बैलेंस देखेंगे और फिर बैंक का जो रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक बैलेंस देखेंगे। अगर तो वो दोनों टैली हो गए, यानी हम कहते हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक में हमारे 45,000 रुपये होने चाहिए, हमने बैंक से रिकॉर्ड मंगाया, उसमें भी 45,000 है, तो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया, दोनों टैली हो गए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि वो दोनों ही बैलेंस वेरीफाई हो जाए। अब अगर इसमें डिफरेंस आ जाए, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसमें डिफरेंस नहीं आता कैश में, कैश बुक में, इसमें तो हम ढूंढ लेते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, कैश भी हमारे पास है, बुक भी हमारे पास है। हम देख लेंगे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, मिस हो गई है या गलत लिखी गई है। इसमें डिफरेंस जब आता है तो वो हमें फिर, क्योंकि 2 पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कस्टमर है यानी हम हैं और दूसरी तरफ बैंक है, तो फिर वो जो रिकॉर्ड होगा बैंक का उसको खंगाला जाता है, देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हमारे पास हैं लिखी हुई, बैंक के पास नहीं लिखी हुई, बैंक के पास लिखी हुई हैं, हमारे पास नहीं लिखी हुई। तो फिर इस मकसद के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी इसका तरीका क्या है, जो कस्टमर का रिकॉर्ड है, कस्टमर रिकॉर्ड, उसको हम कहते हैं कैश बुक या बैंक बुक। और इसमें हमने सिर्फ बैंक कॉलम को टच करना है। कैश का तो मैंने आपको बता दिया कि कैश तो आपके पास है, बुक भी आपके पास है, आप कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, खुद ही आपने किया जो कुछ भी किया है, तो आप उसको ढूंढेंगे फ़र्क को, क्यों फ़र्क है। लेकिन बैंक में 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक आप है यानी ये कस्टमर और दूसरी पार्टी है बैंक। तो अब ये दोनों के पास रिकॉर्ड है अलग अलग, इसके पास अपना रिकॉर्ड है और इसी का रिकॉर्ड जो है बैंक भी मेंटेन कर रहा है, तो इन दोनों को मैच करना है।
अब इसको हम बोलते हैं पासबुक, बैंक के रिकॉर्ड को, या बैंक स्टेटमेंट। दोनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा, कस्टमर के रिकॉर्ड को और बैंक के रिकॉर्ड को, और जो जो चीज़ें यानी फ़र्क का बायस बनी हैं, यानी जो इधर आ रही हैं इधर नहीं आ रही, जो इधर आ रही हैं इधर नहीं आ रही, ऐसा ही होगा, तो फिर उसको साइड पे लिख लिया जाता है। ये आपके सामने 2 बुकें बनी हुई हैं। ये कस्टमर का रिकॉर्ड है जनवरी के महीने का, और ये उसने बैंक से मंगवाया है, जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब जब दोनों को कंपेयर किया, अब देखें कैश बुक कहती है कि बैंक में हमारे पास है, ये बैंक कॉलम है, ये याद रखें, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि हमारा कंसर्न बैंक से है, बैंक कॉलम से। कैश तो हम टैली कर चुके हैं। कैश बुक बता रही है कि बैंक में हमारे 19,500 रुपये पड़े। बैंक स्टेटमेंट आई तो ये बता रही है कि जी आपके 18,560 पड़े। अब ये देखें दोनों में फ़र्क आ गया। अब हमने फ़र्क ढूंढना है। प्रैक्टिकली क्या होता है अभी आपको समझाने जा रहे हैं कि फील्ड में जो भी ऑफिस है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे ही बनती है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी ट्रांजैक्शन लिखी है, ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपने क्या करना है, लेड पेंसिल पकड़नी है, देखना है। देखिए शुरू में हमारा जो बैलेंस है इधर कैश बुक के बैंक कॉलम में 15,000 है, इधर भी 15,000 है। इसका मतलब यहाँ पे ओके है, यानी महीने के शुरू में। इधर 5,000 रुपये डेबिट है। अब आप जानते हैं कि जो चीज़ हमारे पास डेबिट होगी, एक पार्टी के पास अगर डेबिट होगी तो दूसरे के पास क्रेडिट में शो हो रही होगी। हम क्या करते हैं, जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं हम करते हैं बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक क्या करता है, कैश डेबिट और हमारे खाते को क्रेडिट देता है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ये फ़र्क है, हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक ने हमें क्रेडिट किया, अपोजिट। अब हमने क्या करना है कि टिक करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है। इधर 5,000 डेबिट आ रहा है, इधर 5,000 क्रेडिट आ रहा है। इधर 3,000 रुपये डेबिट है और ये इधर क्रेडिट में नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको निशान लगा देंगे, इसको दायरा लगा देंगे। ये चीज़ है जो उधर नहीं आ रही, ये फ़र्क की वजह हो है। एक फ़र्क हमें पता चल गया कि ये चीज़ इधर डेबिट है और क्रेडिट में ये चीज़ नहीं आ रही। इसको हमने इधर नोट कर लिया, दायरा लगा दिया। फिर देखें इधर और कुछ नहीं है, ठीक है, डेबिट में, लेकिन इधर बैंक के पास क्रेडिट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी दायरा लगा देंगे कि ये इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही। यानी हमने क्या करना है कि जो चीज़ इधर आ रही है, इधर आ रही है, उसको छोड़ दें। जो चीज़ इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही, उसको दायरा लगाएं। इसी तरह जो इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही, इसको भी दायरा लगाएं। ये 500 रुपये इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, इसको दायरा लगा दें। इसी तरह ये 100 रुपये है, इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा डेबिट में, इसको दायरा लगाएं। 3 चीज़ें हो गई, यानी एक चीज़ इधर हो गई कैश बुक में जो फ़र्क का बायस बनी, वजह बनी फ़र्क की, और इधर ये 2 चीज़ें। अब क्रेडिट पे आ जाए। क्रेडिट में इधर 2000 है, डेबिट में इधर 2000 है, ओके। इधर क्रेडिट में 1000 है, इधर डेबिट में नहीं है, तो ये भी फ़र्क की एक वजह हो गई। इसी तरह इधर क्रेडिट में 500 है और इधर डेबिट में ये नहीं है, इसको भी दायरा लगाएं। अब इधर आ जाइए, इधर 40 रुपीज़ आ रहा है डेबिट में, तो ये इधर क्रेडिट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, तो इसको भी आप सर्कल कर दें। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमने नोट कर लिया कि ये 6 चीज़ें हैं जो कुछ इधर आ रही हैं, इधर नहीं आ रही, और कुछ इधर आ रही हैं, इधर नहीं आ रही, सबको कर लिया। अब पेपर में ये चीज़ आपको निकाल देगा वो खुद,
अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे यही लिखी होंगी, जो चीज़ें अभी हमने सर्कल की हैं इसको उधर नरेट कर दिया। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये प्रैक्टिकली बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ के समझना होता है कि क्या चीज़ है, उधर आ रही है इधर नहीं आ रही। उसमें गलती के थोड़े से चांसेस हैं कि आपको समझने में कोई मसला लग जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कोई आपको मसला नहीं। इसमें आपने क्या करना है, अब ये चीज़ें निकल आई, अब हम देखते हैं कि क्या है ये जो चीज़ें निकली हैं कौन सी चीज़ें थी। फर्स्ट इस यहाँ से चलते हैं। आपने बैंक में चेक जमा कराए, आपने फ़ौरन एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, या डायरेक्ट चेक जमा कराए बैंक डेबिट पार्टी नेम क्रेडिट। आपने अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया, यानी इस 15,000 में 3,000 जमा कर लिया। इधर ये चेक नहीं पहुँचे या इसको आगे से पैसे नहीं मिले, चेक जमा हो गए बैंक में लेकिन इसको आगे से पैसे नहीं मिले। जब तक नहीं मिलेंगे बैंक इस खाते में जमा नहीं करेगा। एक तो ये पता चल गया, यानी चेक्स अनक्रेडिटेड, यानी बैंक ने चेक्स जो हैं वो क्रेडिट नहीं किए। एक फ़र्क, इधर जमा हो गए उधर जमा नहीं हुए। दूसरी तरफ चलें, इधर आपने एक चेक इशू किया, किसी पार्टी को पेमेंट की, आपने बैंक क्रेडिट कर लिया फ़ौरन। वो पार्टी जो है अभी तक बैंक के पास चेक लेके नहीं पहुंची, तो अब बैंक आपने तो फ़ौरन अपने इस 15,000 जो बैलेंस था इसमें से माइनस कर लिए, दूसरी साइड पे लिख दी। बैंक नहीं माइनस करेगा जब तक वो पार्टी इसके पास चेक लेकर नहीं पहुंचेगी। तो ये दूसरा फ़र्क हो गया कि चेक्स अनप्रेजेंटेड, चेक्स एंड प्रेजेंटेड। इसी तरह ये 500 रुपये भी ऐसा ही है, एक आपने 1000 रुपये का चेक इशू किया, एक 500 रुपये का। तो ये दो वजह जो है इसकी वजह से आई, दो फ़र्क जो है ये कैश बुक की आइटम्स की वजह से आई। इधर आए, बैंक ने क्या किया कि एक प्रॉफिट लगा रही है आपके खाते में से, यानी आपका बैलेंस था दिसंबर का क्लोजिंग, उसके ऊपर 500 रुपये इंटरेस्ट दे दी, उसने आपके बैलेंस में ऐड कर दी। अब आपको इसका पता ही नहीं है, जब महीने का एंड आया तब पता चला, तो उस वक्त तक बुक क्लोज़ कर चुके हैं आप अपना बैलेंस निकाल चुके हैं। तो एक फ़र्क ये आ गया कि आपके खाते में बैंक ने पैसे जमा कर दिए, इसको हम कहते हैं कलेक्शंस, यानी बैंक ने आपके खाते में पैसे जमा कर दिए, प्रॉफिट जमा कर दिया, इधर जमा हो गया इधर नहीं हुआ। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह एक पार्टी ने आपका 100 रुपये देना था, वो आपके खाते में डायरेक्ट जमा करा गया, इसका भी बैंक में तो बैलेंस में ऐड होगी, इधर ऐड नहीं हुई क्योंकि इल्म नहीं था, अब महीना क्लोज हो चुका है। तो यानी एक कलेक्शंस होगी, एक डायरेक्ट डिपॉजिटेड और एक प्रॉफिट। चौथी चीज़, बैंक ने आपके खाते में से 40 रुपीज़ काट लिए, 40 रुपये काट लिए। कुछ आपने ये जो चेक जमा कराए थे आगे भेजे, उसके सर्विस चार्जेस हो गए या चेक बुक चार्जेस हो गए, कोई भी पैसे हैं जो काटे, बैंक आपके खाते को डेबिट करते हैं। अब इधर डेबिट हो गए हैं, हमें भी इसका इल्म नहीं है, तो जो चौथी चीज़ है वो है डिडक्शंस, यानी ये 4 वजूहात की वजह से डिफरेंस आता है। 2 वजूहात का ताल्लुक कैश बुक से है, 2 बुक का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट है, यानी काम इधर हो चुका होता है इधर नहीं होता, और 2 वजूहात का ताल्लुक बैंक से है। ये 2 चीज़ें बैंक कर देता है लेकिन कस्टमर को पता नहीं होता। तो ये तरीका है ढूंढने का कि भाई आपने क्या करना है। पहले टिकिंग करनी है, लेड पेंसिल का यूज़ करें, टिक लगाते जाएं, पहले उन चीज़ों को निकालें, निकालने के बाद फिर आप इसको समझ लें कि ये क्या क्या है। इसमें एक तो चेक्स आएंगे जो अनक्रेडिटेड होंगे और एक होंगे चेक्स अनप्रेजेंटेड। इधर जो हैं आपके 2 चीज़ें होंगी, एक होगी डिडक्शन और एक आपकी होगी कलेक्शन। इन 4 वजूहात की वजह से आपका फ़र्क आता है। अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। रूल जो हैं ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ आपने 3 रूल अप्लाई करने, यानी एक वक्त में आपके पास एक ही बुक होगी,
या आपको ये बुक दी जाएगी, यानी आप कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे, या आप बैंक में बैठे हैं, बैंक के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे। एक वक्त में 2 बुकें नहीं हो सकती, एक बुक ही होगी आपके पास, कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट। अब आप जहाँ भी बैठे हैं, चाहे इधर बैठे हैं या बैंक में बैठे हैं, नो इशू। आपने ये करना है, फ़र्क ढूंढ लिए ना, इनको देखना है, ढूंढ चुके हैं आप, आपको पता भी चल गया कि ये। अब आपने ये करना है कि जो चीज़ इधर बैलेंस में ऐड हुई है और इधर ऐड नहीं हुई, यानी जो काम इधर हो गया इधर नहीं हुआ, उसको रिवर्स करना है। ये देखिए, आपके बैलेंस में ये 15,000 था, इसमें ये ऐड हो चुके हैं ये 3,000 रुपये, तभी ये बैलेंस निकला है ना, बढ़ गया बैलेंस आपका। तो इसको आप रिवर्स कर दें, इधर जमा हुआ है इधर जमा नहीं हुआ, इसको तो आप टच ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक आपकी है ही नहीं। यू आर सिटिंग हेयर। आपके बैलेंस में ये 3,000 रुपये जमा हो गया, इधर जमा नहीं हुआ, रिवर्स कर दो, माइनस कर दो। तो आपने क्या करना है, आपका जो बैलेंस है 19,500, इसमें से ये 3,000 रुपये माइनस कर दें, लेस वन थिंग। सेकंड, इस पे भी हम अप्लाई करते हैं। ये 2 चीज़ें इधर माइनस हो चुकी हैं, इधर माइनस नहीं हुई, ये देखें डेबिट में नहीं आ रही, तो इसको भी रिवर्स कर दो। यानी पहला रूल यही है कि जो चीज़ आपने की है दूसरी पार्टी ने नहीं की, उसको रिवर्स करना है। तो हम वही कर रहे हैं। इधर 3,000 रुपये इस बैलेंस में पहले जमा हो गया था, हमने इसको माइनस कर दिया, और ये 2 चीज़ें माइनस हो गई हैं, इसको जमा कर दें, तो ये है 1,500 रुपये। ठीक है, ये पहला रूल अप्लाई हो गया है। जो काम आपने किया है दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स हो गए। जो चीज़ ऐड की थी वो माइनस कर दी, जो माइनस की थी वो ऐड कर दी। अब आपने क्या करना है कि जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं उसको क्या करना है, करना है। दूसरा रूल कि जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं आपने नहीं किए, वो कर दें। अब देखें, उसने क्या किया कि आपके बैलेंस में ये 2 चीज़ें ऐड कर दी, आप भी कर दो। तो अब मैं ऐड कर दूंगा 500 और 100, 600, ये मैंने ऐड कर दी। और उधर उसने क्या किया कि इसी बैलेंस में से 40 रुपीज़ माइनस कर दिए। ठीक है, तो माइनस करने के बाद यही जवाब निकला। तो अब आपके पास ये माइनस नहीं हुए, ये उसने जमा किए थे, आपने जमा नहीं किए, अब आपने जमा कर लिए। ये उसने माइनस किए हैं, आपने माइनस नहीं किए, इसको माइनस कर दो, -40। और तीसरा रूल ये है कि अगर आपने कोई गलती की है, गलती भी हो सकती है कैश बुक में, तो वो आप क्या करेंगे, दुरुस्त करेंगे अपनी गलती को, तभी बैलेंस टैली होगा। लेकिन इधर कोई गलती नहीं है, ये 2 रूल ही आपने अप्लाई कर लिए। या यहाँ पे याद रखें कि बैंक रिकन्सिलेशन में अगर बैंक ने कोई चीज़ गलती से भी डेबिट की है, यानी कोई पैसे काटे हैं या आपकी गलती से अकाउंट में जमा किए हैं, उनको भी आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे। यानी उसने अगर माइनस किए हैं, आप भी माइनस कर लेंगे। अगले महीने वो गलती ठीक कर लेगा तो आप भी ठीक कर लेंगे। तो और ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में करेंगे। जो चीज़ें रॉन्गली होती हैं वो बैंक रिकन्सिलेशन में ही शो की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा बैलेंस जो है वो बैंक के बैलेंस से मैच कर रहा है या नहीं। ये आपका आ रहा है आंसर 18,560 रुपये। हमने अपना बैलेंस उठाया था, ये देखिए 19,500, और फिर हमने वही रूल 3 जो थे अप्लाई किए कि जो काम हमने किया था बैंक ने नहीं किया या दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसको रिवर्स कर दिया। जो काम उसने किया था वो हमने कर लिया, और कोई गलती नहीं थी, अगर होती वो दुरुस्त कर लेते, तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो बैंक के बैलेंस के साथ मैच कर गए। ये देखिए 18,560। तो ये तरीका है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही करते हैं आप, और क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से ही करेंगे। अब हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं या वैसे ही बना रहे हैं फील्ड में,
ये 3,000 रुपये था, ये चेक्स थे जो हमने बैंक में जमा कराइए लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए। इसको हम लिखेंगे चेक्स अनक्रेडिटेड। ये 2 चेक थे 1,000 और 500 वाले 1,500 के, ये हमने माइनस कर लिए थे, इशू किए हैं किसी पार्टी को, आगे प्रेजेंट नहीं हुए, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड। ये 2 चीज़ें बैंक ने हमारे खाते में जमा की हैं, एक प्रॉफिट था और एक वो, और ये जो है 40 रुपये ये बैंक ने हमारे काटे हैं। इसको हम ये जो जमा किए हैं 600 रुपये ये हमारी होगी कलेक्शन, और ये जो 40 है ये हमारी होगी डिडक्शंस। इसको आप लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बाई डायरेक्ट डिपॉजिटेड, और इसको हम लिख देंगे बैंक चार्जेस, नाम लिख देते हैं। ये बैंक चार्जेस हैं और ये जो है डायरेक्ट प्रॉफिट और डायरेक्ट डिपॉजिट, और ये होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट।